Good morning, class 5th, and welcome back in my channel Vidya Niketan, and I am Sunita Srivastava. चिल्ड्रेन, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आपकी साइंस की बुक के सेमेस्टर 2 का चैप्टर 2 एयर एंड वाटर। और आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ इसके बुक के बैक एक्सरसाइज को और इसके क्वेश्चन आंसर को। इसके पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप जब चैप्टर को समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर और बुक की बैक एक्सरसाइज याद बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करेंगे अभी बुक की बैक एक्सरसाइज। उसके बाद हम करेंगे बुक की जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें, और उसके बाद हम फिर बुक की जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हैं उनको करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे बुक की बैक एक्सरसाइज को। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पे ए क्वेश्चन में है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन 1 इज सर्कल द करेक्ट आंसर। तो जो आंसर यहाँ पर करेक्ट है उन्हें सर्कल करना है। यहाँ मैंने टिक लगा रखे हैं, आप सर्कल भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ए, विच गैस इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन एयर। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो करेक्ट आंसर हमारा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को आप सर्कल कर दीजिए, या मैंने यहाँ पर टिक लगाए हैं तो आप टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन बी में है अबाउट 21% ऑफ एयर इज मेड अप ऑफ दिस गैस। 21% कौन सा गैस होता है, तो 21% होता है हमारा ऑक्सीजन, जो कि हमने पढ़ा था। तो ऑक्सीजन को टिक लगा देंगे। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सी, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है, सी वाटर है कि सरफेस वाटर है कि ग्राउंड वाटर है कि रेन वाटर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रेन वाटर। तो यहाँ हमने टिक लगाया हुआ है। डी में है द अर्थ इज सराउंडेड बाई लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड दिस। अर्थ इज सराउंडेड बाई लेयर ऑफ गैसेस। अर्थ जो है चारों तरफ से गैस के लेयर से घिरी हुई है चारों तरफ से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन है, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं कि मिनरलोस्फीयर कहते हैं कि एटमॉस्फेयर कहते हैं कि लिथोस्फीयर कहते हैं। तो आपने पढ़ा था ना चैप्टर में, क्या पढ़ा था आपने कि क्या कहते हैं, अर्थ जो सराउंडेड है लेयर ऑफ गैसेस से उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हमने टिक लगा देना है, सॉरी, एटमॉस्फेयर पे हमने टिक लगाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले हमारा ए है और ए में है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है, ये एटमॉस्फेयर का वो लेयर है जो हमारे अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो इसकी मैचिंग हमारी यहाँ पे बनेगी, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेसोस्फेयर, और इसकी मैचिंग यहाँ बनेगी, मेटेओर्स जनरली बर्न अप इन दिस लेयर। जो मेटेओर्स होते हैं, जो उल्काएँ होती हैं, वो इसी लेयर में जल जाती हैं और हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती। इसके बाद है एक्सोस्फेयर, और एक्सोस्फेयर क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है, जो कि सन से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, उन्हें ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें हमारे अर्थ तक आने नहीं देता। क्योंकि जो यूवी रेज होते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, उनकी वजह से स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ये क्या करता है स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें जो ओजोन लेयर है वो उसको अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। नेक्स्ट हमारा है थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर को हम किस में मैच करेंगे, अब एक ही बचता है यहाँ पे, स्पेस शटल फ्लाई इन दिस लेयर। जो स्पेस शटल हैं वो इसी लेयर में फ्लाई होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, और हमारा अगला क्वेश्चन है री राइट दीज सेंटेंसेस करेक्टली। इन सेंटेंसेस को करेक्ट करने हैं, जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो इनकरेक्ट हैं, और जैसे हमने बाकी के चैप्टर्स में किए थे बिल्कुल वही पैटर्न है,
तो चलिए हम इन्हें करेक्ट करके दोबारा से लिखेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, आप सुनना और इसके बाद अपनी बुक में करेक्ट करना। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर। तो ए में है एयर डज नॉट हैव एनी वेट। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, डज नॉट हैव को, डज नॉट हैव एनी को काट देंगे और हैज़ लिख देंगे, और तब जो हमारा सेंटेंस बनेगा एयर हैज़ वेट, और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। बी में देखिए, बी है द एयर दैट वी ब्रीथ इन प्रेजेंट इन द एक्सोस्फेयर। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो एक्सोस्फेयर में होता है। नहीं, एक्सोस्फेयर तो कौन होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, जो कि हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है ना। तो जो इसे यहाँ पे जो एक्सोस्फेयर है उसे हम कट कर देंगे और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे हम ट्रोपोस्फेयर जोड़ देंगे। और अब जो हमारा सेंटेंस बनेगा, द एयर दैट वी ब्रीथ इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर, ये टी है, ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि यही हमारे अर्थ से नज़दीक है ना। और सारे जो वेदर चेंजेस होते हैं वो भी यहीं पर होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था। और जो ऑक्सीजन है जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी यहीं पर मौजूद है। द एयर दैट वी ब्रीथ इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर। चलिए नेक्स्ट हमारा सी है द थिंग्स दैट मेक वाटर। यहाँ सेफ लिखा है, सेफ फॉर ड्रिंकिंग आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़। तो सेफ कैसे हो सकता है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें, उनसे हमारा जो पानी है वो सेफ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे हम सेफ को कट कर देंगे और यहाँ पे हम सेफ के ऊपर देखिए मैंने अनसेफ यहाँ पे लिख रखा है। तो अब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, द थिंग्स दैट मेक वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़। जो चीज़ें हमारे पानी में मिक्स होकर हो जाती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती हैं, उनसे हमारा पानी क्या हो जाता है, अनसेफ हो जाता है, असुरक्षित हो जाएगा। थिंग्स दैट मेक वाटर अनसेफ, अनसेफ यहाँ भरेंगे, ठीक है। फॉर ड्रिंकिंग आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़, जो अनसेफ कर देंगी वही तो इम्प्योरिटीज़ कहलाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डी, डिकेंटेशन मीन्स सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बाय पासिंग दैम थ्रू अ फिल्टर। तो यहाँ पे डिकेंटेशन के थ्रू तो फिल्टर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे डिकेंटेशन को हम कट कर देंगे और ऊपर क्या लिख देंगे, फिल्ट्रेशन। ओके, अब क्या पढ़ेंगे हम, फिल्ट्रेशन मीन्स सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बाय पासिंग दैम थ्रू अ फिल्टर। फिल्टर से जो पास होता है पानी और उसके द्वारा जो सेपरेशन होता है उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और पैटर्न बिल्कुल वही है, सेम जैसे हमने पिछले सारे चैप्टर्स के किए हैं। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन 4 है, टिक द ऑड वन। यहाँ पे जो ऑड है उन्हें हमने टिक लगाना है, और द हिंट विल टेल यू समथिंग अबाउट द ग्रुप। यहाँ पे हिंट है, वो आपको इस ग्रुप के बारे में बताएगा। तो हमारा ए है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एंड नाइट्रोजन, और हिंट क्या कहता है, एयर इज कंपोज्ड ऑफ दिस गैसेस, यानी एयर इन गैसों से बना है। कौन कौन गैसों से एयर बना है, तो ऑक्सीजन से भी बना है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी बना है और नाइट्रोजन से भी बना है। तो सबसे डिफरेंट, सबसे अलग कौन है, एयर। तो उसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टिक लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट बी, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, एंडोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, और हिंट क्या कहता है, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये जो ग्रुप है वो एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, यानी जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर हैं वो उनका ग्रुप है ये। तो हमारे ग्रुप में कौन कौन है, मेसोस्फेयर भी है, एक्सोस्फेयर भी है और स्ट्रेटोस्फेयर भी है। तो एंडोस्फेयर तो है नहीं, तो यही सबसे अलग है और इसे हम टिक लगा देंगे। नंबर सी, डस्ट, एयर, जर्म एंड डर्ट, और हिंट क्या कहता है, इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हैं ये। तो डस्ट भी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, एयर लेकिन इम्प्योरिटीज़ तो नहीं होता, जर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं और डर्ट भी होते हैं, और ये सारी क्या कहलाती हैं, वाटर की इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं। तो जो एयर है वो सबसे अलग है क्योंकि वो इम्प्योरिटीज़ नहीं कहलाते, तो यहाँ पे हम इनको टिक लगाएंगे एयर को। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा डी, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड म्यूटेशन, और यहाँ पे हिंट क्या है, मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर, वाटर को जो हम प्यूरिफाई करते हैं
उसके ये मेथड्स हैं, उनका ये ग्रुप है। तो फिल्ट्रेशन से तो हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, सेडिमेंटेशन से भी करते हैं और डिकेंटेशन से भी करते हैं, बट म्यूटेशन से नहीं करते। तो ये सबसे डिफरेंट है और इसे ही हम टिक लगाएंगे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्व द फिगर, विच प्रॉपर्टी ऑफ एयर डज इट हाईलाइट। यहाँ जो पिक्चर हैं उन्हें आप देखिए और ये हवा की कौन सी प्रॉपर्टी को हाईलाइट कर रही हैं। तो यहाँ जो बैलून वाले में हमने क्या पढ़ा था कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी हवा अपने लिए जगह घेरती हैं। जब हवा ऐसे ही है, बाहर है, तो इस यहाँ हमें पता नहीं चल रहा है कि हवा कितनी जगह को घेरती हैं, लेकिन जब हम हवा को जैसे बैलून के अंदर डालते हैं तो बैलून क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, फूल जाता है। तो यही शो करता है कि जो एयर है वो अपने लिए स्पेस बनाता है। तो यहाँ बैलून वाले जो एक्टिविटी में हमने पढ़ा था वो क्या था, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए। ओके, तो आप भी लिख लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अब है हमारा गिव, क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन वर्ड आंसर। और सबसे पहले ए में है लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। ए लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा एटमॉस्फेयर। यहाँ लिख दिया, एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है और आप भी लिख लीजिए। नंबर बी में देखिए, थिंग्स दैट मेक वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, तो क्या कहलाएंगी ये, इम्प्योरिटीज़ कहलाएंगी। नंबर सी में देखिए, इम्प्योरिटीज़ दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो कहलाएंगी वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट डी में देखिए, मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस यूजिंग अ फिल्टर, क्या कहलाएगा ये, फिल्ट्रेशन। तो ये देखिए, ये हमारी बुक की जो बैक एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है यहाँ पर। और अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन बी पार्ट और इसमें है हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे और ए में है हमारा नेम 3 इंपॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। तो यहाँ पे आंसर होगा 3 गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट बी में What are 2 main types of impurities found in water? तो आंसर क्या होगा, 2 तरह की इम्प्योरिटीज़ जो कि वाटर में पाई जाती हैं वो क्या हैं, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ फाउंड इन वाटर, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। घुलनशील और घुलनशील जो अशुद्धियाँ हैं और जो अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं, वो 2 तरह की अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि पानी में पाई जाती हैं। इसके बाद है डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड इम्प्योरिटीज़। तो यहाँ एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिफाइन करेंगे वो है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को डिफाइन करेंगे यहाँ पे हम, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और नेक्स्ट अब हम इम्प्योरिटीज़ के बारे में लिखेंगे। तो इम्प्योरिटीज़ के बारे में हम लिखेंगे, थिंग्स दैट मेक वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़। पानी को जो अशुद्ध कर देती हैं उन्हें ही हम पानी की अशुद्धियाँ कहते हैं। नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर को यहाँ पे हमने लिखना है, नाम बतानी है उनकी। तो आंसर होगा द डिफरेंट लेयर्स, यहाँ पे एस हो जाएगा, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और सबसे आखिरी जो लेयर होता है वो होता है एक्सोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ई, ड्रॉ अ पाई चार्ट डिपिक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे एक हमें पाई चार्ट बनानी है और उसमें हमें शो करना है कंपोजिशन ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। तो यहाँ देखिए, ये है हमारा पाई चार्ट और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो कंपोजिशन ऑफ एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में हवा में कौन सी गैस कितनी मात्रा में मौजूद है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसी तरह से आपको ड्रॉ भी करना है। तो यहाँ तो मैंने ये बुक की जो पिक्चर थी वो मैंने लगा दी है, पर आपको ये अपनी नोटबुक में खुद बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कि अबाउट 78% ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन। यहाँ पे देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर में नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा है,
ठीक है। ये ब्लू पार्ट में क्या है, नाइट्रोजन है और ये 78% है। ठीक है। आप ये ग्रीन पार्ट देख रहे होंगे, ये है हमारा 21% ऑक्सीजन का पार्ट, और जो 1% पार्ट बचता है यहाँ पे, उनमें क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, वाटर वेपर है और दूसरी अन्य गैसें भी हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया कंपोजिशन ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके बुक की जो पिक्चर है वो लगा दी है, लेकिन आपको इसे अपने आप ड्रॉ करनी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एंड सेकेंड इज नीड टू कंजर्व वाटर। यहाँ पे हमें 2 शॉर्ट नोट लिखनी है। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के बारे में लिखना है। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। एयर इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज, अबाउट 78% ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन, 21% ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन, एंड रिमेनिंग 1% इज मेड ऑफ गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर एसेट्रा। और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। तो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर आर फॉलोइंग। नंबर 1, एयर हैज वेट, एयर ऑक्युपाइज स्पेस, और एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीड टू कंजर्व वाटर। इसके बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखनी है। तो हमें क्यों आवश्यकता है पानी के बचत की, और हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे हम लिखेंगे। तो वाटर इज़ वेरी वैल्यूएबल, पानी हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, ये बहुत ही मूल्यवान है। वी मस्ट लर्न टू यूज़ इट केयरफुली एंड नॉट वेस्ट इट। हमें इसे ध्यान से और सावधानी पूर्वक खर्च करने के बारे में सीखना चाहिए, जानना चाहिए। यूज़ अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ शावर टू टेक। के बाद जब हम नहा रहे होते हैं तो हमें शावर की जगह पे बाल्टी और मग का इस्तेमाल करना चाहिए। वॉश योर कार विथ ए बकेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग पाइप। पाइप से कार धोने की जगह आप बाल्टी और मग से अपनी कार को धोएं, तो पानी की बचत हो सकती है। यूज़ ए मग ऑफ वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ। अगर आप मग में पानी लेकर ब्रश करते हैं तो उससे भी पानी की बचत होती है। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमें प्रयोग में लाना चाहिए। वाटर मस्ट बी सेव्ड बाई ऑल मीन्स वेन एवर पॉसिबल। और हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी की बचत कर सकें। अगला है हमारा, डिमॉन्स्ट्रेट यूजिंग एन एक्टिविटी दैट एयर हैज़ वेट। एयर में भार होता है, वजन होता है, इसे हमने शो करना है। तो देखिए यहाँ पे हम शो करेंगे इसे इस तरह से, जो आपकी बुक में बनी हुई है। मैंने उसी पिक्चर को यहाँ पे लगा दिया है, तो आप इसे लिख लीजिए। और मैं एक बार दोबारा से, मैंने चैप्टर जब आपको पढ़ाया था, जब भी आपको समझाया था, पर यहाँ पे दोबारा समझाती हूँ आपको। यहाँ पे है, सस्पेंड अ रूलर फ्रॉम ए हैंगर बाय attaching a string to the middle of it. Tie an inflated balloon at each end. Adjust the position of balloon to balance the ruler. एक रूलर लेंगे, ठीक है, इसको बीच से बांधेंगे और इसके दोनों छोर पे 2 गुब्बारे फुलाकर हम लगा देंगे। और हम ये ध्यान रखेंगे कि इस स्केल को हम बीचों बीच टांग दें, और दोनों तरफ को हम बैलेंस करेंगे कि वो बिल्कुल इक्वल हो, बीच में हो, सेंटर में हो। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि उनमें से नाउ रिमूव वन ऑफ द बैलून और ब्लो इट अप। या तो उनमें से एक बैलून को हम हटा देंगे या फिर उसे हम फोड़ देंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। अब आप ध्यान से देखें कि क्या होता है। द साइड ऑफ द रूलर विथ इन्फ्लेटेड बैलून बो डाउन। तो आप देखिए कि जिस तरफ बैलून, जो फुली हुई बैलून है, स्केल के जिस छोर पे है, उस तरफ जो स्केल है वो क्या हो जाती है, झुक जाती है ना। और जहाँ हमने बैलून को फोड़ दिया उधर ये स्केल ऊपर हो जाता है। तो जिस तरफ भार होगा उसी तरफ तो झुकेगा ना। तो यहाँ पे ये हमें शो करता है कि एयर हैज़ वेट। ओके। तो ये आप लिख लीजिए, ऐसे ही लिखना है और इसे आप ड्रॉ भी कर लें। ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर को
आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोसफेयर आर फॉलोइंग। सबसे पहला जो हमारा लेयर होता है एटमोसफेयर का वो होता है ट्रोपोस्फेयर। इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर एंड is the most dense. Almost all the weather changes take place in this region. तो सबसे पहले जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो लेयर होता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर, और ये हमारे अर्थ के करीब होता है, ये बहुत घना होता है और सभी वेदर चेंजेस इसी रीजन में दिखाई देते हैं। इसके बाद जो लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर। इट स्टार्ट जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर। ये ठीक ट्रोपोस्फेयर के बाद शुरू होता है। And the ozone layer which absorb the sun's ultraviolet radiation in this layer. इसी लेयर में ओजोन लेयर होता है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्ट्रावायलेट रेज क्या होते हैं? पराबैंगनी किरणें, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, जो कि स्किन कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो उस अल्ट्रावायलेट रेज को जो ओजोन लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे अर्थ तक उसे पहुंचने नहीं देता। जेट एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई इन दिस लेयर। और इसी लेयर में जेट एयरक्राफ्ट भी फ्लाई होते हैं, उड़ते हैं। मेसोस्फेयर है उसके बाद का जो लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का वो मेसोस्फेयर कहलाता है। इट स्टार्ट जस्ट अबव दैट स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के ठीक बाद स्टार्ट होता है। मेटेओर्स बर्न अप इन दिस लेयर एंड डज नॉट रीच द अर्थ। मेटेओर्स जो होते हैं, जो उल्काएं होती हैं, वो मेसोस्फेयर में जल जाती हैं और हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। उसके बाद है थर्मोस्फेयर। इट इज स्टार्ट जस्ट अबव द मेसोस्फेयर। सैटेलाइट मूव इन दिस लेयर। तो जो थर्मोस्फेयर होता है ये मेसोस्फेयर के बाद शुरू होता है और जो सैटेलाइट होती हैं वो इसी लेयर में मूव करते हैं, गति करते हैं या घूमते हैं। इसके बाद होता है हमारा पांचवा जो लेयर होता है, और ये आखिरी लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, और ये इसे हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। दिस इज द अपर लिमिट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ थर्मोस्फेयर। ये थर्मोस्फेयर के बाद होता है। थर्मोस्फेयर के ये जो इट एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर अप टू 10,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने एटमॉस्फेयर में जो हमारी लेयर है, यहाँ पे जो आपकी बुक में बनी हुई है पिक्चर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वो यहाँ पे मैंने आपके लिए लगाया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला लेयर होता है वो ट्रोपोस्फेयर है, जो हमारे अर्थ के बहुत ही पास होता है, बहुत ही नज़दीक होता है ये देखिए। और दूसरा जो लेयर होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर का, उसी में ओजोन लेयर होता है जो कि हमारी जो सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद मेसोस्फेयर होता है जहाँ मेटेओर्स पर जल जाते हैं। थर्मोस्फेयर होता है जहाँ पर जो हमारे उपग्रह होते हैं, जो हमारे सैटेलाइट जो होते हैं वो मूव करते हैं। और उसके बाद होता है हमारा आखिरी लेयर एक्सोस्फेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन डी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। क्या अंतर होता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज में, यानी घुलनशील अशुद्धता और अघुलनशील अशुद्धता क्या होती हैं, उनके अंतर को बताना है। तो आंसर हम लिखेंगे द इम्प्योरिटीज दैट डिजॉल्व इन वाटर लाइक सॉल्ट आर कॉल्ड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ इम्प्योरिटीज़ लिखनी है IMPURITIES। इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है। तो ये आप करेक्ट कर लीजिए, थोड़ी सी ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ वाइल द इम्प्योरिटीज़ दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर लाइक सैंड आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो यहाँ पे जो अशुद्धियाँ दो तरह की होती हैं, घुलनशील और अघुलनशील। तो उनको इस तरह से हम समझेंगे कि सॉल्ट की तरह जो पानी में घुल जाते हैं कि बिल्कुल भी पता नहीं चलते, तो उन्हें हम कहते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। जबकि जो सैंड की तरह पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें हम कहते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। जैसे मान लीजिए आप नमक और पानी को घोलते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ना, तो उसको हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, क्योंकि वो पानी में बिल्कुल पूरी तरह से घुल जाता है।
और जब हम रेत को पानी में घोलते हैं तो रेत पानी में नहीं घुलता। तो इस तरह के जो अशुद्धियाँ होती हैं जो नहीं घुलती हैं उन्हें हम कहते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ई, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ यू कैन सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर यूजिंग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। यहाँ डिस्क्राइब करनी है और आपको बताना है कि किस तरह से आप हाउ कैन यू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर। सैंड यानी रेत एंड वाटर यानी पानी। रेत और पानी के मिक्सचर को आप सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से कैसे अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो आइए हम इसको करेंगे। किस तरह से करेंगे? आंसर में हम लिखेंगे टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर यूजिंग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इन ए ग्लास। एक ग्लास में सैंड और वाटर के मिक्सचर को लेंगे। कीप द मिक्सचर असाइड फॉर ए लिटिल वाइल। और इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देंगे। सैंड बीइंग हैवी सेटल्स डाउन एंड वी कैन सी क्लियर वाटर ऑन टॉप। दिस इज सेडिमेंटेशन। अब क्या होता है कि जो रेत है वो भारी होने की वजह से ग्लास के तल में जमा हो जाता है और ऊपर साफ पानी हमें दिखाई देने लगता है। यही कहलाता है सेडिमेंटेशन, यानी कि जो रेत का नीचे सेटल हो जाना, ग्लास में सेटल हो जाना सेडिमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, और साफ पानी ऊपर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्टेप 2 में क्या होगा? केयरफुली पोर द क्लियर वाटर इनटू अनदर ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड। दिस इज द डिकेंटेशन। और जब साफ पानी ऊपर आ जाता है तब हम उसे बिना डिस्टर्ब किए रेत को जब दूसरी ग्लास में साफ पानी को डाल लेते हैं तो उसे हम कहते हैं डिकेंटेशन। आइए यहाँ पे पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे। देखिए, यह है सैंड और वाटर का मिक्सचर, और जब थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सैंड सेटल डाउन हो जाता है, ग्लास के तल में जमा हो जाता है, बैठ जाता है, और इसके बाद हमें साफ पानी ऊपर नज़र आने लगता है। अब हम बिना सैंड को डिस्टर्ब किए जब इस पानी को दूसरे बर्तन में डालते हैं धीरे धीरे, तो यही प्रोसेस कहलाता है डिकेंटेशन। तो इस तरह से हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से रेत की और पानी के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, यानी सैंड और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, बुक की बैक एक्सरसाइज भी हो गई और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी पूरे हो गए हैं। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लीजिए या आपकी मैम ने जो करा रखे हैं आप उसे कर लीजिए। मोस्टली एक जैसे ही होंगे क्वेश्चन आंसर, तो आप इन्हें करके और फिर याद करना भी शुरू कर दीजिए। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जब तक स्कूल नहीं जाता आप अपने घर पे पढ़ाई करते रहें। और अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में अगली वीडियो में। ओके, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।